आज का हमारा टॉपिक इमर्जिंग फॉर्म ऑफ लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं इमर्जिंग फॉर्म ऑफ लिटरेचर पे पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर वो देख सकते हैं। आज के हमारे टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म आइडियोलॉजी के बारे में। इसके अंदर हम नैरेटिव थीम्स, विजुअल एलिमेंट्स, कैरेक्टराइजेशन, सोशल कमेंट्री, जॉनरा इन्फ्लुएंस, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, एओटर इन्फ्लुएंस और ऑडियंस रिसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिल्म आइडियोलॉजी से मुराद हैं वो बिलीव्स, वो वैल्यूज़, वो आइडियाज़ जिनको थीम्स, नैरेटिव्स और मैसेजेस के ज़रिए से एक फ़िल्म के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। ये हमारे फिल्म के पर्सपेक्टिव को शेप देते हैं, जो कि डिफरेंट सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल एस्पेक्ट के हवाले से होते हैं। इसके अलावा फिल्म मेकर अपने काम को एक आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए से वो व्यूअर्स के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं और इसके अलावा सोसाइटल कन्वर्सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके लेवल को ब्रॉडर कर देते हैं। फिल्म आइडियोलॉजी के बारे में हमें कुछ एलिमेंट्स के ज़रिए से पता चलता है जो मूवीज़ के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 हमारे पास नैरेटिव थीम्स आते हैं, जिसके अंदर हम सोसाइटल नॉर्म्स और वैल्यूज़ को एक्सप्लोर करते हैं, जिसके ज़रिए से हमें कल्चरल और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की रिप्रेजेंटेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, चिनुए अचेबी का थिंग्स फॉल अपार्ट नॉवल हमें बताता है एक ऐसी कहानी के बारे में जिसके अंदर ट्रेडिशनल अफ्रीकन्स की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि जब उनके ऊपर आउटसाइडर्स का हमला होता है तो उनके अपने ही अंदर किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, उनकी जो सोसाइटल नॉर्म्स वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। नंबर 2 पर हमारे पास विजुअल एलिमेंट्स आते हैं, जिससे मुराद है सिनेमेटोग्राफी और विजुअल स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए कुछ आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को दिखाना, सिंबोलिज्म और इमेजरी के ज़रिए से डीपर मीनिंग को कन्वे करना। जैसे कि चिनुए अचेबी ने थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर डिस्क्राइब किया है कि विलेजेस किस तरह के दिखते थे, उनके अंदर क्या चेंजिंग्स आए जब वहाँ पर नए लोग आए तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा था इन विलेजेस के ऊपर। नंबर 3 पर हमारे पास कैरेक्टराइजेशन आता है, जिससे मुराद है कैरेक्टर्स को एक मूवी, एक नॉवल के अंदर किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, उस नॉवल, उस मूवी के अंदर वो किस तरीके से अपनी आइडियोलॉजीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो कैरेक्टर आर्क्स हैं ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट और कॉन्फ्लिक्ट्स के रिफ्लेक्शन होते हैं। मिसाल के तौर पर थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर जो हीरो कॉन्वोको है वो अपने ओल्ड वेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी वो पुराने सोच रखता है, जबकि जो उसके दूसरे लोग दिखाए गए हैं वो उस कॉलोनियल इन्फ्लुएंस के अंडर चेंज हो जाते हैं। नंबर 4 पर हमारे पास सोशल कमेंट्री आता है, जिससे मुराद है एक फ़िल्म के अंदर, एक नॉवल के अंदर राइटर सोशल कमेंट्री को इसलिए पेश करता है ताकि उसके कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के बारे में बात कर सके, ताकि उस सोसाइटी के स्ट्रक्चर, उसके पावर डायनामिक के बारे में बात कर सके। मिसाल के तौर पर चिनुए अचेबी ने थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट के बारे में बात की है कि उसने किस तरीके से ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ को इन्फ्लुएंस किया, उनको नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में ये बताता है कि किस तरीके से उन्होंने लोगों की ज़िंदगियों को तबाह किया। जॉनरा इन्फ्लुएंस से मुराद है डिफरेंट फिल्म जॉनरा का इस्तेमाल करना किसी आइडियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन को दिखाने के लिए। तो ये जो जॉनरास का इस्तेमाल है ये स्पेसिफिक कल्चर और पॉलिटिकल आइडियाज़ के कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर हिस्ट्री को एक सैड स्टोरी के साथ मिक्स कर देना, जिसके ज़रिए से हमें समझ आ सके कि अफ्रीकन कम्युनिटीज़ के ऊपर कॉलोनियल फोर्सेस का क्या असर पड़ा था, जैसे कि चिनुए अचेबी के थिंग्स फॉल अपार्ट में हमें नज़र आता है। नंबर 6 पर हमारे पास कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आता है, जिससे मुराद है एक फिल्म की आइडियोलॉजीज़ के ऊपर उसके कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का क्या असर पड़ता है। इसके अलावा उसके जो सोसाइटल चेंजेस हैं और पर्सपेक्टिव्स हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनके अंदर हमें किस तरह की रिफ्लेक्शन नज़र आती है। मिसाल के तौर पर चिनुए अचेबी का जो थिंग्स फॉल अपार्ट है उसकी सेटिंग ओल्ड नाइजीरिया की है। इसके अंदर हमें उनके स्ट्रगल, उनके लॉसेस के बारे में बताया जाता है, उनके चैलेंजेस के बारे में बताया जाता है कि आउटसाइडर्स की वजह से उनके साथ क्या हुआ। नंबर 7 पर एओटर इन्फ्लुएंस आता है, जिसे मुराद है हमने एक मूवी की आइडियोलॉजी के ऊपर डायरेक्टर के पर्सनल बिलीव्स का इम्पैक्ट देखना होता है। एओटर थ्योरी और इसका जो रोल है वो सिनेमैटिक पर्सपेक्टिव को शेप देने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, चिनुए अचेबी जो कि थिंग्स फॉल अपार्ट का राइटर है उसने अफ्रीकन एक्सपीरियंस के अंदर अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स का भी इस्तेमाल किया है जिनसे कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर अफ्रीकन गुजरे थे। नंबर 8 पर हमारे पास ऑडियंस रिसेप्शन आता है, जिससे मुराद है हमारे ऑडियंस ने उस आइडियोलॉजी को किस तरीके से इंटरप्रेट किया है, किस तरीके से उसका रिस्पॉन्ड दिया है। तो एक फिल्म के अंदर इन आइडियोलॉजीज़ का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि वो पब्लिक के ओपिनियन को शेप दे सके, ताकि वो पब्लिक के ओपिनियन को चैलेंज कर सके। तो थिंग्स फॉल अपार्ट जो कि चिनुए अचेबी ने लिखा है इसको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है क्योंकि उसके अंदर कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट दिखाए गए हैं। इसी वजह से इस बुक को पूरी दुनिया में इम्पोर्टेंस मिली है और पूरी दुनिया में इसको पढ़ा जाता है।
तो बच्चों, मैंने यहाँ पर थिंग्स वाला पार्ट की एग्जाम्पल इस्तेमाल की है, लेकिन आप किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को जिसके ऊपर मूवी बनाई जा चुकी है उसको डिस्कस कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं, फिल्म आइडियोलॉजी से मुराद है वो आइडियोलॉजीज़, वो कॉन्सेप्ट जो एक मूवी के अंदर दिखाए जाते हैं, जिसके ऊपर वो मूवी बनाई जाती है। तो डिफरेंट फिल्म्स के अंदर डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऑडियंस को कोई न्यू इन्फॉर्मेशन बताई जा सके कि दुनिया में इस तरह के भी लोग रहते हैं, उनके आइडियोलॉजीज़ भी आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, तो आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यानी कुछ मैसेजेस दिए जाते हैं उस सोसाइटी के बारे में, उन लोगों के बारे में जिनके आइडियोलॉजीज़ दूसरे आइडियोलॉजी से डिफरेंट होते हैं, ताकि दूसरे लोग भी उनके बारे में जान सकें, उनकी इज़्ज़त कर सकें, उनको पहचान सकें।